सभी को नमस्कार। फिज़िक्स के इस लेक्चर सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक नए और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है स्कैटरिंग एंड क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो हम बात करेंगे आज किसके बारे में? स्कैटरिंग एंड क्रॉस सेक्शन। ठीक है, देखो स्कैटरिंग को यदि मैं डिफाइन करना चाहूँ तो मैं एक जनरल डेफिनेशन में कह सकता हूँ कि व्हेन ए बीम ऑफ पार्टिकल्स गेट इंसिडेंट ऑन ए टारगेट देन द पार्टिकल्स गेट डेविएटेड फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ, सच फिनोमेना इज नोन एज स्कैटरिंग। यानी हम कहें कि अगर कोई बीम ऑफ पार्टिकल है वो किसी टारगेट की ओर ट्रैवल कर रही है और टारगेट से अगर वो कॉलिजन करते हैं तो अपन कहते हैं सम ऑफ पार्टिकल्स, कुछ पार्टिकल्स तो ऐसे होते हैं कि जो अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट नहीं होते, है ना, यानी अनस्कैटर्ड पार्टिकल हम उनको कह सकते हैं। और कुछ पार्टिकल्स हमारे पास ऐसे होते हैं जो टारगेट से टकरा कर क्या हो जाते हैं, अलग अलग डायरेक्शंस में क्या हो जाते हैं, स्कैटर हो जाते हैं। जैसे हम एग्जांपल पढ़ते हैं रदरफोर्ड स्कैटरिंग, हम एग्जांपल पढ़ते हैं रदरफोर्ड स्कैटरिंग में हम क्या कहते हैं कि भाई अपने पास गोल्ड फॉइल के ऊपर यदि हम अल्फ़ा पार्टिकल्स को बम्बार्ड करें, है ना, अल्फ़ा पार्टिकल्स को बम्बार्ड करें तो अपन कहते हैं कि भाई बहुत सारे अल्फ़ा पार्टिकल ऐसे होते हैं जो अल्फ़ा पार्टिकल क्या होते हैं, अपने इनिशियल पाथ से डेविएट नहीं होते, आते हैं और सीधे निकल जाते हैं। और अपन कहते हैं कि कुछ पार्टिकल जैसे जैसे अल्फ़ा पार्टिकल इसके पास में आता जाता है तो वो अपने पास इनिशियल पाथ से उसका डेविएशन होना शुरू हो जाता है। ये पढ़ते हैं हम, है ना। तो जिस तरीके से अपन अल्फ़ा पार्टिकल की बात करते हैं कि भाई पार्टिकल है वो इनिशियल पाथ से डेविएट हो जाता है, तो रदरफोर्ड स्कैटरिंग में हम कहते हैं कि भाई अल्फ़ा पार्टिकल और न्यूक्लियस दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आते, फिर भी हमारे पास क्या हो जाती है, स्कैटरिंग हो जाती है ना। तो ये स्कैटरिंग बेसिकली अपने पास किसके कारण हुई, कूलॉम्ब रिपल्सिव फोर्स के कारण हुई, है ना। तो स्कैटरिंग हमारे पास सीधी सी बात आ गई, स्कैटरिंग कैन बी डिफाइंड एज ए फिनोमिना इन विच व्हेन ए बीम ऑफ पार्टिकल्स गेट इंसिडेंट ऑन ए स्कैटरर और ऑन ए टारगेट then the incident particles get deviated from their original path, इनिशियल पाथ से या ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाते हैं। इसी फिनोमिना को हमने डिफाइन किया किससे, स्कैटरिंग से। ठीक है, स्कैटरिंग, या इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि सपोज दैट हमने कहा कि ये बीम ऑफ पार्टिकल इस डायरेक्शन में, जैसे हम और एग्जांपल यदि हम मेंशन करें तो अपन कह रहे हैं कि रदरफोर्ड स्कैटरिंग में अल्फा पार्टिकल हैं वो कॉलिजन करते हैं किससे, न्यूक्लियस से कॉलिजन करते हैं ना। तो इन कॉलिजन के अंदर दो पार्टिकल्स का या दो एटम्स का एक दूसरे के कांटेक्ट में आना, यानी एक दूसरे को स्पर्श करना जरूरी नहीं है। रदरफोर्ड स्कैटरिंग में अल्फा पार्टिकल है न्यूक्लियस को टच नहीं करता, फिर भी वो अपने इनिशियल पाथ से क्या हो जाता है, डेविएट हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से मैं जनरली मैं कहूँ कि अगर ये एक बीम ऑफ पार्टिकल है, ये बीम ऑफ पार्टिकल है, सपोज दैट किसी टारगेट से ये टकरा रहा है ना, टकरा के कुछ पार्टिकल्स तो ऐसे हो गए जो अपनी इनिशियल डायरेक्शन में क्या कर गए, मूव कर गए। ऐसे पार्टिकल हैं वो तो अपने पास कैसे पार्टिकल कहलाएंगे, अनस्कैटर्ड, है ना, यानी उनकी कोई भी स्कैटरिंग नहीं हुई। इसी तरीके से अपन कहते हैं कि कुछ पार्टिकल हैं वो अपने इनिशियल पाथ से क्या हो गए, डेविएट हो गए, तो वो पार्टिकल्स हमारे पास कैसे कहलाएंगे, स्कैटर्ड पार्टिकल कहलाएंगे, है ना। तो ये हमारे पास जनरल डेफिनेशन आ गई किसकी, स्कैटरिंग की। दूसरी बात आती है क्रॉस सेक्शन, है ना। व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉस सेक्शन? तो क्रॉस सेक्शन हमारे पास एक सिंपल हम ये कहते हैं, क्रॉस सेक्शन डिफाइंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कैटरिंग, यानी जो भी पार्टिकल्स इंसिडेंट होंगे टारगेट पर उनके स्कैटर होने की प्रोबेबिलिटी जो कैलकुलेट की जाती है वो कैलकुलेट की जाती है किससे, क्रॉस सेक्शन से, है ना। क्रॉस सेक्शन से हम उसको कैलकुलेट करते हैं ना। अब हम कहें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कैटरिंग जो है, यानी हमने कहा कि भाई कुछ पार्टिकल, बीम ऑफ पार्टिकल ने किसी टारगेट पे इंसिडेंट हुए, वो पार्टिकल स्कैटर होंगे। जो पार्टिकल स्कैटर होंगे तो द नंबर ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल्स या द नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच आर गेटिंग स्कैटर्ड is directly proportional to the number of particles which are incident on the target and the number of particles in per unit area of the target, है ना। तो यानी सिंपली मैं कह सकता हूँ कि क्रॉस सेक्शन कैन बी डिफाइंड एज ए प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कैटरिंग। प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कैटरिंग है, उसको हम कैलकुलेट करते हैं किससे, क्रॉस सेक्शन से। अब दो तरह के क्रॉस सेक्शन हमें पढ़ने हैं, एक तो पढ़ना है डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन और एक हमें पढ़ना है टोटल क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शन जैसे मैंने कहा कि ये हमने एग्जांपल बताया कि ये जैसे बीम ऑफ पार्टिकल है, ये बीम ऑफ पार्टिकल है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर इंसिडेंट हो रही है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में
मूव कर रही है, ठीक है। ये सपोजेड कोई डायरेक्शन, मैंने सपोजेड जेड डायरेक्शन ले ली है ना, ये जेड डायरेक्शन ले ली, और ये मैंने कह दिया किसी टारगेट से क्या कर रहे हैं, स्कैटर कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि कुछ पार्टिकल, सम ऑफ पार्टिकल जो हैं वो तो जिस डायरेक्शन में आ रहे थे उसी डायरेक्शन में क्या हो गए, सीधे के सीधे निकल गए, है ना, इस तरीके से सीधे निकल गए। तो ये जो पार्टिकल हैं वो कैसे हो गए, अनस्कैटर्ड पार्टिकल हो गए या अनडिस्टर्ब्ड हो गए, यानी उसमें कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं हुआ। लेकिन कुछ पार्टिकल्स हमने कह दिया कि भाई अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर हो गए। सपोज दैट मैं कह दूं किसी पर्टिकुलर एरिया के कोरस्पॉन्डिंग में निकालूं या किसी पर्टिकुलर सॉलिड एंगल में मैं निकालूं, तो इसका मतलब मैंने कहा कि ये हमारे पास क्या बन गया, सॉलिड एंगल बन गया डी ओमेगा, और ये कोई पर्टिकुलर एरिया बन गया डी ए आ गया। ये डिस्टेंस मैंने कह दी सपोज दैट आर है, ये डिस्टेंस आर है, तो डी ए वैल्यू कितनी आ गई, डी ए इक्वल्स टू वैल्यू आ गई डी ओमेगा, और इनटू वैल्यू आ गई अपने पास कितनी आ गई, आर स्क्वायर आ गई। तो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन दो तरह के हमारे पास हैं। एक तो आता है हमारे पास डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन कहता है डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा से हम इसको डिनोट करते हैं। वैल्यू आती है सिग्मा, फंक्शन आ गया किसका, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिग्मा थीटा और फाई का, या इक्वल्स टू वैल्यू आ गई। डिनोट करने का तरीका है हमारे पास 1 अपॉन वैल्यू आ गई जे इंसिडेंट आ गया, यानी इंसिडेंट फ्लक्स, और वैल्यू आ गई डी एन अपॉन वैल्यू आ गई डी ओमेगा, है ना। डी एन है, डी एन रिप्रेजेंट्स दैट नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच गेट स्कैटर्ड इन पर यूनिट एरिया, सॉरी इन पर यूनिट सॉलिड एंगल इन पर यूनिट टाइम, यानी डी एन उन नंबर ऑफ पार्टिकल्स को, यानी उन पार्टिकल्स के नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है जो पार्टिकल्स डी ओमेगा सॉलिड एंगल में स्कैटर हो रहे हैं पर यूनिट टाइम में। और जे इंसिडेंट जो है, जे इंसिडेंट हमारे पास मेंशन करता है, जे इंसिडेंट कहलाता है इंसिडेंट फ्लक्स, इंसिडेंट फ्लक्स, या मैं कह दूं नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ particles incident per unit area, per unit area, per unit टाइम, ठीक है। इसी तरीके से जे इंसिडेंट के बाद दूसरी बात आती है हमारे पास डी एन। डी एन आ गया हमारे पास नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल, scattered particle in solid angle d omega in या पर यूनिट टाइम। तो ये हमारे पास कहलाता है डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन। दैट मीन्स डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन मेजर्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कैटरिंग, ठीक है। जे इंसिडेंट है, ये डिफाइन करेगा इंसिडेंट फ्लक्स को, दैट मीन्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंसिडेंट थ्रू पर यूनिट एरिया एंड पर यूनिट टाइम, एंड डी एन विल रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल विच गेट स्कैटर्ड इन सॉलिड एंगल डी ओमेगा इन यूनिट टाइम, ठीक है। इसी तरीके से यदि हमने कह दिया कि ये डिफरेंशियल क्रॉस स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है, यदि हम डिफाइन करना चाहें टोटल क्रॉस सेक्शन, है ना, डिफाइन करना चाहें टोटल क्रॉस सेक्शन, टोटल क्रॉस सेक्शन, है ना, वैल्यू आ गई सिग्मा टी। टोटल क्रॉस सेक्शन कितना आ गया, डिफाइन करते हैं अपन, वैल्यू आती है डी सिग्मा अपॉन वैल्यू आ गई डी ओमेगा, सिग्मा एज ए फंक्शन ऑफ थीटा एंड फाई, है ना, और वैल्यू आ गई हमारे पास डी ओमेगा। डी ओमेगा कितना होता है, हम पहले वाले लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं। डी ओमेगा हमारे पास वैल्यू आती है साइन थीटा डी थीटा, और वैल्यू आती है डी फाई, है ना। कई ऑथर्स इसको डी सिग्मा थीटा फाई को या इसका डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन को इस तरीके से भी उसको रिप्रेजेंट करते हैं ना, ऐसे भी अपन इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी थीटा और फाई पर डिपेंड करेगा, है ना। तो अपन कहें कि भाई टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है वो कितना आ गया, टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन आ गया वैल्यू सिग्मा टी, टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन इक्वल्स टू वैल्यू आ गई, इंटीग्रेशन आ गया, फाई की लिमिट कितनी होगी 0 से 2 पाई, और वैल्यू आ गई थीटा की लिमिट कितनी आ गई 0 से पाई, यानी वैल्यू आ गई अपने पास कितना डी सिग्मा एज ए फंक्शन ऑफ थीटा एंड फाई, और अपॉन ए वैल्यू आ गई डी ओमेगा आ गया, और वैल्यू आ गई साइन थीटा डी थीटा एंड वैल्यू आ गई डी फाई, है ना। ये हमारे पास कहलाता है टोटल क्रॉस सेक्शन।
तो हमने देखो यहाँ 3 चीज़ें हम मेंशन कर रहे हैं। पहली चीज़ हम मेंशन कर रहे हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स थीटा एंड फाई, ठीक है। दूसरी चीज़ हम मेंशन कर रहे हैं डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा, ठीक है। और तीसरी चीज़ हम मेंशन कर रहे हैं टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। अब स्कैटरिंग है, कॉलिजन है, उसको स्टडी करने के लिए हम 2 तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम काम में लेते हैं, है ना। हम ये कहते हैं कि भाई किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस की हमें आवश्यकता होती है, ठीक है। तो 2 तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम डिफाइन करते हैं। एक तो कहलाता है लैबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, एक तो कहलाता है लैबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक कहलाता है सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो एक तो कहलाता है लैब फ्रेम और दूसरा कहलाता है सीएम फ्रेम, है ना। एक तो कहलाएगा लैबोरेटरी फ्रेम और एक कहलाएगा सीएम या सेंटर ऑफ मास फ्रेम। लैबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अपने पास कैलकुलेशन की कन्वीनियंसी के लिए अपन कहते हैं कि जो भी टारगेट पार्टिकल है उस टारगेट पार्टिकल को कैसा माना जाता है, हमेशा रेस्ट में माना जाता है। सीएम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो सेंटर ऑफ मास है उसको रेस्ट में माना जाता है। जैसे हम एक जनरल डेफिनेशन कहें कि कोई 2 पार्टिकल सिस्टम है ना, कोई 2 पार्टिकल सिस्टम, जैसे मैंने कह दिया ये कोई 2 पार्टिकल सिस्टम आ गया। पहला पार्टिकल है सपोज मास आ गया m1, दूसरे का मास आ गया m2 आ गया, और मैं कह दूं इन दोनों के पोजीशन कोऑर्डिनेट मैंने डिफाइन कर दिया। सपोज दैट इसके लिए मैंने पोजीशन वेक्टर डिफाइन कर दिया r1 वेक्टर और इसके लिए मैंने पोजीशन वेक्टर डिफाइन कर दिया सपोज दैट कितना r2 वेक्टर। अब इन दोनों का कोई सेंटर ऑफ मास सपोज दैट मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया है ना। तो इस सेंटर ऑफ मास जो हम डिफाइन कर रहे हैं, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ये मैंने डिफाइन कर दिया सपोज दैट किससे, ये मैंने डिफाइन कर दिया RCM से। तो ये हमारे पास क्या आ गया, सेंटर ऑफ मास आ गया। इसका मतलब पहले पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन कितना हो गया, R1 हो गया। दूसरे पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन कितना हो गया, R2 हो गया। सेंटर ऑफ मास है उसका पोजीशन वेक्टर हमारे पास कितना आ गया, RCM आ गया, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन आ गया। तो हम कहेंगे भी किसी भी आइसोलेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ओरिजिन को यदि हम सेंटर ऑफ मास से जोड़ दें, मतलब अब यदि इन पार्टिकल्स की पोजीशन पहले हम डिफाइन कर रहे थे किसके कोरस्पॉन्डिंग, इस ओरिजिन O के कोरस्पॉन्डिंग हम डिफाइन कर रहे थे। अब यदि इसकी इन पार्टिकल्स की पोजीशन हम सेंटर ऑफ मास, मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम कहाँ ले लें, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का ओरिजिन हम कहाँ ले लें, CM पे ले लें, सेंटर ऑफ मास पे ले लें, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, CM फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाएगा। तो अगर सेंटर ऑफ मास अगर ओरिजिन लें, इसके कोरस्पॉन्डिंग है इसके पार्टिकल्स की पोजीशन अगर मैं बताऊं, तो ये जैसे मैंने कह दिया वैल्यू आ गई कितनी R1 डैश, दूसरा पार्टिकल उसका पोजीशन वेक्टर में डिफाइन कर दूं, ये हमारे पास कितना आ गया R2 डैश आ गया, ठीक है। ओरिजिन के कोरस्पॉन्डिंग ये हमारे पास कितना आ गया, RCM आ गया, ठीक है। ये चीज़ मेंशन करना यहाँ इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि 2 तरह की फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम कह रहे हैं कि लैब फ्रेम ऑफ CM फ्रेम, है ना। तो जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स हैं थीटा और फाई हैं, ये हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करते हैं, है ना। इसी तरीके से डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन जो है ये भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है, लेकिन टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है वो हमारे पास फ्रेम इंडिपेंडेंट होता है। यानी चाहे आप लेबोरेटरी फ्रेम में निकालें, चाहे आप CM फ्रेम ऑफ रेफरेंस में निकालें, दोनों कंडीशन में टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है उसकी वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। लेकिन दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स थीटा और फाई के बीच, है ना, थीटा और फाई, और या हम कहते हैं कि डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन है। ये जो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन है ये फ्रेम पर डिपेंड करता है, जबकि टोटल क्रॉस सेक्शन है वो फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता। डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन और टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, इसकी डायमेंशन जो कैलकुलेट की जाती है वो की जाती है किसकी टर्म में, एरिया की टर्म में कैलकुलेट की जाती है। और इसकी यूनिट जो डिफाइन की जाती है, यूनिट डिफाइन की जाती है किसके रूप में, बार्न। 1 बार्न इक्वल्स टू वैल्यू होती है 10⁻⁻24 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो CM फ्रेम ऑफ रेफरेंस की हम बात करें तो CM फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखो लॉ ऑफ ट्राइंगल के कोरस्पॉन्डिंग में क्या कह सकता हूँ कि R1 डैश इक्वल्स टू वैल्यू आ गई कितनी आ गई, वैल्यू आ गई R1 आ गया और माइनस वैल्यू आ गई RCM। इसी तरीके से R2 डैश इक्वल्स टू वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, R2 आ गया और माइनस वैल्यू आ गई RCM। बाय द डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, RCM इक्वल्स टू वैल्यू क्या आएगी, M1 R1 प्लस में वैल्यू आ गई M2 R2 आ गया और अपॉन वैल्यू आ गई M1 आ गया और प्लस में वैल्यू आ गई M2
2 आ गया, ठीक है। तो इन फॉर्मूलाज के बेस पर हम क्या कर सकते हैं, रिलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी थीटा, हमने कहा थीटा और फाई फ्रेम डिपेंडेंट हैं, मतलब थीटा की वैल्यू हम कैलकुलेट करें लेबोरेटरी फ्रेम में और थीटा की वैल्यू हम कैलकुलेट करें किसमें, CM फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। तो दोनों के बीच हम रिलेशन कैलकुलेट करना चाहते हैं कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। फर्स्ट इज कैलकुलेटेड इन लेबोरेटरी फ्रेम एंड अदर इज कैलकुलेटेड इन CM फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसी तरीके से हमने कहा कि डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है, ये भी फ्रेम डिपेंडेंट है। फ्रेम डिपेंडेंट है तो दोनों फ्रेम्स में जो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन आएगा उसके बीच में क्या रिलेशन होगा वो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। और तीसरी बात हमने कहा कि टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है वो हमारे पास फ्रेम इंडिपेंडेंट होगा, यानी फ्रेम पर डिपेंड नहीं करेगा। तो ये 3 बातें हमें इसके बेस पर हमें कैलकुलेट करनी है। तो जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम इनकी फ्रेम, लैबोरेटरी फ्रेम और CM फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इनकी डिपेंडेंस जो होगी या इंटर रिलेशंस जो होंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।